मिश्राइन की 3 बहुएं, रमा, रीमा और रितु। रमा सबसे बड़ी थी, उसके बाद रीमा और सबसे छोटी रितु। तीनों देवरानी जेठानी में बहुत बनती थी। तीनों का स्वभाव भी एक सा था। तीनों बहुएं बहुत चटपटी थी। चटपटा खाना, चटपटी बातें करना, ऐसा लगता था जैसे चाट मसाले में लिपटी 3 चटपटी करारी भिंडी। तीनों रोजाना कुछ न कुछ बढ़िया चटपटा बनाती रहती थी। मिश्राइन को उनकी एकता देखकर खुशी भी होती थी, पर साथ ही रोजाना चटपटा मसाले वाला खाना खाने से दिक्कत भी होती थी। अरे रमा, ये टिंडे बहुत मसाले वाले बना दिए। तुम तीनों में से किसने बनाए हैं? हम तीनों ने मिलकर ही बनाए। थोड़ा मसाला मैंने भरा, थोड़ा मैंने और थोड़ा मैंने मिला दिया। वो तो बात सही है, तुम तीनों मिलकर एक साथ बनाती हो सब कुछ खाने का, पर इतना चटपटा इस उम्र में मेरे से खाया नहीं जाता। अरे माँ जी, अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी तो आप 20 बरस के हो। अच्छा, मजाक तो तुम तीनों से करवा लो, अपनी गलती नहीं मानोगी। अब तुम तीनों को तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम तीनों में इतनी एकता है कि तुम तीनों एक दूसरे के ऊपर बात ही नहीं आने देती हो। मैं भी कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, खा लूंगी। थोड़ी दही दे दो, वो मिला लेती हूँ। मैं अभी आपके लिए खीरे का रायता डालकर लाती हूँ। मैं भी आती हूँ भाभी, आप दही निकालो, मैं खीरा घिस देती हूँ और मैं उसमें रायते वाला चटपटा मसाला मिला दूंगी। लो, कर लो बात। इनसे दही मांगी थी, पूरा का पूरा चटपटा रायता बना कर ले आएंगी। अरे मिश्राइन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी तीनों बहुओं में आज के जमाने में भी इतना प्यार दिखाई देता है, वरना आजकल की बहुएं तो जो है आपस में ही लड़ती रहती हैं भाई। तुम ठीक कह रहे हो। जैसे मेरे तीनों बेटे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वैसे मेरी तीनों बहुएं भी मिलजुल कर रहने वाली हैं। थोड़ी चटपटी हैं तो क्या हुआ, मन तो तीनों का मिश्री की डली है। घर में सबको पता था कि रमा, रीमा और रितु तीनों बहुत ही मेलजोल रखने वाली हैं। इस वजह से सब घर में उनके चटपटे और मिलनसार स्वभाव की बहुत प्रशंसा भी करते थे। एक दिन रमा, रीमा और रितु तीनों मिलकर रसोई में कुछ खास बना रही थीं। रीमा, गोलगप्पे मैं बना लूंगी और पानी तुम और रितु मिलकर बना लो। ठीक है भाभी। रितु, फ्रिज में से बर्फ, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू निकाल ले। भाभी, इसके साथ थोड़ी आलू चाट भी बनाए क्या? वो भी बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ, बना लो। आज तो सचमुच चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है। जल्दी जल्दी गोलगप्पे और आलू चाट तैयार कर लेते, तब तक बाबूजी और तीनों भाई भी आ जाएंगे। सब साथ मिलकर गोलगप्पे और आलू चाट खाएंगे। ससुर और तीनों भाई तो बाद में आते, पहले कोई और आ गया जिसके आने की कल्पना भी नहीं हुई थी। अरे कमलेश, तू मेरी प्यारी पक्की सहेली कमलेश इतने दिनों बाद मेरे घर आई है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अपनी आंखों पर यकीन कर ले शीला। अब दिल्ली शहर आकर मैं और कहाँ रुकती, तेरे घर ही आ गई। तेरे अलावा दिल्ली में मुझे जानता ही कौन है। वैसे अब मैं कुछ दिन रुक कर जाऊंगी। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी होनी है। जितने दिन चाहे उतने दिन रुक जाना। तेरा अपना ही घर है। तू मेरी बचपन की सहेली है। ये घर भी तेरा अपना ही है। बड़ी खुशी हुई ये सब सुनकर। ये क्या शीला, तूने अभी तक पोते पोतियों का मुंह नहीं देखा? तेरी तीनों बहुओं में से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अब मेरी 2 बहुओं को देख लो, शादी के बाद साल भर के अंदर ही दोनों के एक एक बच्चा हो गया। बड़ी बहू के तो दूसरा भी होने वाला है। वो क्या है ना कमलेश, आजकल जमाना बदल गया है। बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं। अभी तीनों बहुएं जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सब तो ईश्वर की मर्जी है, जब होना होगा तो हो ही जाएगा। वैसे तू क्या खाएगी? रमा, रसोई में क्या बना हुआ है? माँ जी, हम तो गोलगप्पे और आलू चाट बना रहे थे। गोलगप्पे और आलू चाट का नाम सुनकर कमलेश के मुंह में पानी आ गया, पर फिर भी वो मुंह बनाने लगी जैसे नाटक कर रही हो। गोलगप्पे और आलू चाट ठीक है। वैसे तो मैं इतना खट्टा चटपटा खाती नहीं हूँ, पर अब तुम्हारे घर आई हूं तो खा लूंगी। जाओ तुम तीनों वही ले आओ। कमलेश को गोलगप्पे और आलू चाट पसंद तो बहुत आए, उसे टेस्टी भी बहुत लग रहे थे, पर कमलेश अपनी आदत से मजबूर थी। वो किसी अच्छी चीज की तारीफ आसानी से कर दे, ऐसा संभव ही नहीं था। सच तो ये था कि कमलेश शीला की तीनों बहुओं की एकता से चल रही थी। कमलेश के खुद के घर में उसकी बहुएं बहुत बुरी थीं। कमलेश के साथ उसकी बहुओं का व्यवहार बहुत बुरा था। कमलेश को यह सहन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सहेली शीला का परिवार इतना खुशहाल कैसे है। इस परिवार में तो फूट डालनी चाहिए। जब इंसान खुद खुश नहीं होता तो वो दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता। ऐसी ही सोच कमलेश की भी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो यहाँ से जाने से पहले
तीनों बहुओं में लड़ाई करवा कर जाएगी। अगले दिन रमा रसोई में अकेली खड़ी थी। तभी कमलेश मौका देखकर उसके पास आ गई और उसे भड़काने लगी। सबके लिए चाय बना रही हो बहू? जी मौसी जी, सुबह की चाय सबके लिए मैं ही बनाती हूँ, आपकी भी बना दी है। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तुम रसोई में आ जाती हो और सबके लिए चाय बनाती हो। वैसे रीमा और ऋतु रसोई में दिखाई नहीं दे रही। मौसी जी, रीमा और ऋतु थोड़ा देर से सोकर उठते हैं। वो क्या है ना, रात को राकेश और निखिल देर से आते हैं। संदीप तो पहले ही आ जाते हैं तो मैं उन्हें जल्दी खाना खिला देती हूँ। वो फिर उन दोनों को खाना खिलाकर सोती हैं, इसलिए सुबह उठने में उन्हें देर हो जाती है। ओहो, तो बहुत थक तो तुम भी जाती हो ना पूरा दिन। कायदा तो यही कहता है कि रीमा और ऋतु को भी तुम्हारे साथ उठना चाहिए, और तुम घर की बड़ी बहू हो तो उन दोनों को तुम्हें चाय बनाकर पिलानी चाहिए। तुम उनकी नौकरानी नहीं जेठानी हो, इसलिए जेठानी वाला हक रखो, फायदे में रहोगी। बाकी मेरा समझाना फर्ज था। कमलेश ने ईर्ष्या की चिंगारी फेंक दी थी। अब ये चिंगारी आगे आने वाले समय में एक भयानक आग का रूप लेगी या फिर खुद ब खुद ठंडी पड़ जाएगी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या बात है रीमा, बहुत देर से सोकर उठी हो? वो भाभी रात को ना ये लेट आए थे, फिर इनको खाना वगैरह। रीमा, अगर तुम देर से सोती हो तो मैं क्यों जल्दी उठूं? मैंने क्या तुम लोगों का सबका ठेका लिया हुआ है? तुम और ऋतु रोजाना देर से सोकर उठो और मैं सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाऊं? मैं तुम सबकी नौकरानी नहीं हूँ, ध्यान रहे मैं जेठानी हूँ तुम दोनों की, इसलिए कल से अब तुम दोनों भी जल्दी उठा करोगी। भाभी, अगर हम जल्दी नहीं उठते तो रात को सारी रसोई समेट कर सोते हैं। आप तो रात 9 बजते ही कमरे में घुस जाती हो कि मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। वही तो, और देखो हम दोनों पर चिल्ला रही हैं। मतलब अब तुम दोनों एक तरफ हो गई हो। तुम दोनों को जरा सा मैंने सुबह जल्दी उठने के लिए क्या बोल दिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है, हम भी आपसे बात करने के लिए कोई मरे नहीं जा रहे हैं। रमा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अब रीमा और ऋतु को जल्दी उठने की आदत नहीं थी और रमा ने उनके लिए चाय नहीं बनाई तो उन दोनों की भी लड़ाई हो गई। तुम खुद भी तो मेरे लिए चाय बना सकती थी ऋतु, तुम छोटी हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे से पहले उठना चाहिए। भाभी, रीमा भाभी, ये आप गलत कह रही हो। मैं छोटी हूँ तो क्या दबती रहूंगी? मैं नहीं दबने वाली। कमलेश की चाल काम कर गई। धीरे धीरे करके तीनों बहुओं में लड़ाई हो गई। तीनों बहू अब आपस में बात नहीं कर रही थी। घर का वो रसोई घर का माहौल जो हमेशा चटपटी सब्जियों और चटपटी हंसी से महकता रहता था, वो अब बहुत ही बेस्वादी हो गया था। सास को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक चटपटा स्वाद फीका कैसे पड़ गया और सच सबके सामने आ गया। कमलेश, तू मेरी पक्की सहेली होकर ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मेरी तीनों बहुओं के बीच फूट डाल दी। तू तो मेरे घर रहने आई थी और मेरा ही घर उजाड़ कर जाना चाहती थी। मौसी जी, मौसी का मतलब माँ होता है। आप एक माँ होकर हम तीनों बहुओं को अलग करना चाहती थी। हम तो आपकी बेटी की तरह है ना। तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है शीला, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली हैं। उस दिन फिर से तीनों बहुओं की बातों और खाने में चटपटापन वापस आ गया और कमलेश भी बहुत हंसी खुशी विदा हुई। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, पराग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी इन्हें आए 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस है, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है?
उका है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे दो फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जात है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है, यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कौनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठाकर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, का हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करे? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक,
जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ, टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है, लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, आरी मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंती छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं।